गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपकी क्लास है 33 जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कर्ट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत। ठीक है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आपका सी टेट भी आने वाला है 14 दिसंबर का है, तो उसके लिए भी ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर पक्के मीन्स इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना और इस टॉपिक में जो है आपको बिल्कुल निचोड़ दिया गया है। जो मेन इसमें पॉइंट्स हैं सिर्फ वही डिस्कस किए गए हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड है, पेपर में आते हैं आपके। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और चलो हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक क्या है, कर्ट लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत। ओके, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लेविन के बारे में कि लेविन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लेविन के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1890 1890 में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक, अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1947 में हुई थी। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि लेविन का जन्म कब हुआ था। लेविन का जन्म हुआ था 1890 में जर्मनी में हुआ था। ओके, कब हुआ था, 1890 में जर्मनी में। ठीक, आगे हमारा आता है इसमें लेविन के सिद्धांत के नाम जो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा है लेविन के सिद्धांत के नाम कि जो लेविन का जो सिद्धांत है, क्षेत्र का जो सिद्धांत है, उसके और बहुत से नाम होते हैं जिससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा लेविन के सिद्धांत के नाम कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे नाम आते हैं, फर्स्ट है हमारा लक्ष्य का सिद्धांत। ठीक है, सेकंड है हमारा अधिगम का तत्व तल रूप सिद्धांत। थर्ड है हमारा प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत। फोर्थ है हमारा सदिश का सिद्धांत। 5 है हमारा सही दिशा का सिद्धांत। ठीक है, आगे है हमारा इसमें 6 आता है हमारा व्यवहार गति का सिद्धांत। 7 आता है हमारा समूह गतिकी का सिद्धांत। ठीक, 8 है हमारा गत्यात्मक विकास का सिद्धांत। 9 है हमारा समूह गतिशीलता का सिद्धांत। एंड नेक्स्ट है हमारा क्षेत्र का सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, वैसे मोस्टली हमारा लेविन का जो सिद्धांत है, इसके सिद्धांत के नाम है, उसमें जो आता है मोस्टली यही आता है क्षेत्र का सिद्धांत के नाम से। ठीक, और सदिश का सिद्धांत, गत्यात्मक का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत आपके ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन में, लेकिन आपको सारे नाम पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन गलत ना करके आओ, सही आंसर लगा के आओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, लेविन के सिद्धांत के नाम हैं। ओके, तो आगे है हमारा इसमें पुस्तक। तो जो लेविन है ये इम्पोर्टेंट लिख लेना, इसके आगे इम्पोर्टेंट लिख लेना कि लेविन ने पुस्तक लिखी थी। लेविन की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, तो लेविन की पुस्तक का नाम अगर आ जाए तो आप क्या बताओगे, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ओके, और इसके आगे आप लिख लेना इम्पोर्टेंट। इसके आगे क्या लिखोगे, इम्पोर्टेंट। ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका टेट के लिए और सभी शिक्षक भर्ती के लिए कि लेविन की पुस्तक का नाम क्या है, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। ओके, नोट करके लिख लेना, इसको नोट करके लिख लेना, स्टार बना देना इस पर। ठीक है, आगे आता है आपका इसमें आगे है आपका लेविन क्या बोलते हैं सिद्धांत के लिए।
लेविन बोलते हैं इस सिद्धांत के लिए, लेविन के सिद्धांत के अनुसार अधिगम एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीखने वाले में नवीन अंतर्दृष्टि का विकास होता है और पुरानी में परिवर्तन होता है। मीन्स जो लेविन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि अधिगम जो है वो एक कैसी प्रक्रिया है, सापेक्षिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जिसके द्वारा क्या होता है, सीखने वाले की जो नई अंतर्दृष्टि है उसका क्या होता है, इसमें विकास होता है। ठीक है, लेविन के अनुसार है कि जो सीखने की नई अंतर्दृष्टि है उसमें विकास होता है और आपकी जो पुरानी होती है अंतर्दृष्टि उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो लेविन का कहना यही है कि अधिगम एक सापेक्षिक जो है प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की नई अंतर्दृष्टि का तो विकास होता है, जो नई होती है तब नई का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो पुरानी में क्या होगा, मीन्स आपकी कोई भी पुरानी अंतर्दृष्टि है, अगर हमारी नई दृष्टि में विकास हो रहा है तो पुरानी वाली में परिवर्तन हुआ तभी तो नई बन के आई हमारी। तो इसका यही है कि नई अंतर्दृष्टि का विकास होना और पुरानी में परिवर्तन होना, ये है आपका लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत। ओके, आगे आपका इसमें आता है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में आता है इसके तत्व। ठीक, किसके तत्व कौन कौन से हैं, नेक्स्ट में है आपका तत्व आता है, किसके तत्व कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो है इस सिद्धांत के 4 मुख्य तत्व हैं। जो लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत है उसके कितने तत्व हैं, उसके तत्व हैं 4 मुख्य तत्व हैं। ठीक है, याद रखना। अब कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, फर्स्ट है शक्ति, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड है जीवन विस्तार, फोर्थ है अवरोध। ठीक, क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि लेविन के मुख्य तत्व कौन सा नहीं है। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि कौन से लेविन के सिद्धांत के तत्व नहीं है। तो हमें ये वाला ऑप्शन दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और इसके अलावा ये वाला ना दे के कोई और दे देंगे ऑप्शन। ठीक है, तो उसका आंसर वही होगा। ठीक, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है इसमें कि लेविन के जो मुख्य तत्व हैं उनमें 3 दे देंगे, 3 ऑप्शन में कोई भी तत्व दे देंगे अलग, और फोर्थ वाले में क्या करेंगे, फोर्थ दे देंगे इनमें से कोई सा भी एक, और पूछ लेंगे कौन सा लेविन के क्षेत्र का तत्व है। तो जो भी इसमें से आंसर होगा उसको लिख देना, उसको राइट का निशान लगा देना। तो ये तत्व आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि जो लेविन है उसके कौन कौन से तत्व हैं, 4 उसके कौन कौन से मुख्य तत्व हैं। एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ। फर्स्ट शक्ति, अभिप्रेरणा, जीवन और अवरोध। ठीक, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, SASA, मतलब S से शक्ति, J से जीवन, J से जीवन और A से अवरोध, SAJA। ओके, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, बट ये आपको याद रखने हैं 4 के 4 पॉइंट कि इसके 4 तत्व हैं। अब इन तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि इनके तत्व में क्या क्या है। ठीक है, तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा शक्ति। फर्स्ट पॉइंट में आता है हमारा शक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या है, उद्देश्य कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक शक्तियाँ रखते हैं। ओके, इनका कहना है, लेविन के क्षेत्र का जो सिद्धांत है उनका कहना है कि उद्देश्य क्या होते हैं, जो हमारे एम होता है वो क्या होता है, कभी तो सकारात्मक होता है और तो कभी नकारात्मक शक्ति रखते हैं, कि जो हमारे उद्देश्य हैं वो कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक शक्ति रखते हैं। ठीक है, आगे इसमें आता है बालक के सम्मुख ये शक्तियाँ होती हैं। तो बालक के सम्मुख, सामने, ये क्या होते हैं, ये शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है।
जो सीखने की प्रेरणा देती है, कि जो ये शक्तियाँ होती हैं पॉजिटिव और जो नेगेटिव होती हैं उद्देश्य की हमारी, ये हमें क्या करती हैं, सीखने की प्रेरणा देती हैं। ओके, तो इनकी शक्ति के अंतर्गत तो आपका यही आएगा। आगे आपका आता है इसमें सेकंड पॉइंट आता है अभिप्रेरणा। ठीक, सेकंड पॉइंट में आपका अभिप्रेरणा आता है। सेकंड में अभिप्रेरणा आता है आपका। इसमें क्या है आपका, इसमें है इस प्रक्रिया में प्रेरक विशिष्ट उद्देश्यों के साथ संबंधित होता है। अभिप्रेरणा से आपका तात्पर्य होता है कि ये प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विशिष्ट उद्देश्य, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, उनके साथ संबंधित होते हैं। ओके, कौन संबंधित होते हैं इसमें, जो हमारा प्रेरक होता है। जो हमारा प्रेरक है वो विशिष्ट उद्देश्य के साथ क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा। थर्ड पॉइंट है इसमें जीवन विस्तार। जीवन विस्तार। ओके, तो जीवन विस्तार में क्या है हमारा, व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं, योग्यताएं होती हैं जो उसमें निहित होती है। तो जीवन विस्तार में इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की कुछ क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं जो उसमें निहित होती हैं, जो व्यक्ति के अंदर निहित होती हैं, उनकी जो आवश्यकताएं और उनकी योग्यता। तो ये जीवन विस्तार के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा अवरोध। क्या है हमारा, अवरोध। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारा अवरोध। ठीक है, तो हमारा अवरोध में क्या होता है, अवरोध में होता है वातावरण में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करती है। तो लेविन का कहना है कि वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा वातावरण होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचने में, कि कोई व्यक्ति है, उसका उद्देश्य एम है कि उसको अपने एम तक पहुंचना है, उसको अपने लक्ष्य तक क्या करना है, पहुंचना है। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करती हैं ऐसी शक्तियां होती हैं एटमॉस्फेयर में हमारे। तो ये आता है हमारा अवरोध के अंतर्गत। तो ये क्या थे हमारे, ये थे हमारे 4 पॉइंट, ये थे हमारे 4 तत्व किसके, लेविन के सिद्धांत के। ओके, तो जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, शक्ति के बारे में पढ़ा हमने। यहाँ पे शक्ति में सकारात्मक नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा अभिप्रेरणा के बारे में, ये हमारे उद्देश्य के साथ संबंधित होती हैं। थर्ड था हमारा जीवन विस्तार के बारे में, कि हमारी कुछ आवश्यकताएं और योग्यता होती हैं जो हमें निहित होती हैं। ठीक, अब है हमारा अवरोध। इसमें हमारी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। ठीक, तो हमारे 4 पॉइंट थे। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें आगे है हमारा, इसमें पॉइंट आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारी। अब हमारा जो 11 है, इसमें हमारा एक पॉइंट आता है, एक हमारी हेडिंग आती है जीवन देश। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जीवन देश में क्या होता है, हमारे इसमें बाह्य और आंतरिक कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो हमें किस तरीके से प्रभावित करते हैं। जीवन देश में क्या होता है, आंतरिक क्षेत्र होता है हमारा और बाह्य क्षेत्र होता है जो हमारी लाइफ को या हमें किस तरीके से प्रभावित करता है। तो देखो इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले फर्स्ट पढ़ेंगे हम बाह्य के बारे में। ठीक, पहले जीवन देश जो है वो बाह्य और आंतरिक 2 तरीके का होता है जो हमें इफेक्ट करता है। तो इसमें फर्स्ट में आता है हमारा बाह्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आता है हमारा वातावरण। क्या आता है,
वातावरण। और जो हमारा आंतरिक होता है उसके अंदर क्या आता है, हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। ओके। जीवन देश में हमारा एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है, जिसमें बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत हमारा वातावरण आता है और हमारा आंतरिक के अंदर संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले बाह्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जो हमारा वातावरण है इसमें हमारे कौन कौन से पॉइंट आते हैं, तो इसमें हमारे पॉइंट आते हैं, फर्स्ट है समाज। तो बाह्य क्षेत्र जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो किस तरीके से हमें प्रभावित करता है। अब हमारा जो समाज है, समाज हमें प्रभावित करता है, बच्चों को भी करता है, व्यक्ति को भी। बच्चों को, छात्र को किस तरीके से प्रभावित करता है कि जैसे बच्चा है, बच्चा समाज में जाता है तो वो समाज में जाके वैसे ही उसी तरीके की क्रियाएं सीखता है जो समाज में होती हैं। तो ये एक तरह से बाह्य क्षेत्र होता है जो चेंज होता रहता है वातावरण आपका सामाजिक, कि इसके अंदर बच्चा जो है वो नए नए तरीके की गतिविधियाँ सीखता रहता है। और जो बाह्य वातावरण है, बाह्य क्षेत्र जो है, ये हमें इफ़ेक्ट करता है। ठीक। सेकंड आता है इसमें हमारा परिवार। तो हमारा जो परिवार है वो भी हमें इफ़ेक्ट करता है। जैसे बच्चा है, बच्चा घर के अंदर है, ठीक है, तो लेविन का कहना यही है कि जैसे बच्चा परिवार के अंदर है तो परिवार में वो क्या करता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, नई अंतर्दृष्टि का क्या करता है, विकास करता है। कैसे विकास हो रहा है, वो नई नई चीज़ें सीख रहा है ना अपने परिवार से, अपने घर के सदस्यों के मेंबर्स से। तो इसी तरीके से जो बाह्य क्षेत्र है, जो वातावरण है, उसके अंतर्गत जो आपका परिवार आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है किस पर, बच्चे पर। लेविन के अनुसार यही है कि बच्चा अपने परिवार से नई अंतर्दृष्टि सीखता है, उसकी नई जो अंतर्दृष्टि है उसका विकास होता है, और जो पुरानी होती हैं उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। ठीक है। फिर आता है हमारा देश। थर्ड पॉइंट आता है हमारा देश। तो हमारा जो देश है वो भी वातावरण से रिलेटेड है, तो ये भी हमें बहुत प्रभावित करता है। फोर्थ आता है हमारा विद्यालय। तो विद्यालय भी जो है ये भी हमारा बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो विद्यालय भी हमें प्रभावित करता है, ये भी हमारा एक बाह्य क्षेत्र है। ओके। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका कि बाह्य क्षेत्र कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है, कोई भी एक दे देंगे। तो ये हमारे होते हैं फॉर समाज, परिवार, देश और विद्यालय। ठीक है। ये हमारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं, बाह्य क्षेत्र। ठीक। अब उसके बाद है हमारा इधर की से हम पढ़ेंगे आंतरिक के बारे में। आंतरिक में जो है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र, ये होता है हमारा फिक्स्ड। ठीक है। ये क्या होता है, हमारा जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है ये होता है हमारा फिक्स जो होता है। कैसे, अब जैसे बुद्धि है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या है हमारा, बुद्धि। अब मान लो बच्चे की बुद्धि, हम बुद्धि को चेंज थोड़ी ना कर सकते हैं। किसी का IQ लेवल कितना है, उसके अंदर बुद्धि लब्धि कितनी है, उस चीज़ को चेंज हम नहीं कर सकते। हम उसको सिखा सकते हैं, हाँ कि भाई इस तरीके से सीखो, इस तरीके से नहीं सीखो। तो जो उसका IQ लेवल होता है, जो उसकी बुद्धि होती है, वो तो फिक्स जो होती है उसकी अनुवांशिक होती है, जन्मजात होती है उसकी बुद्धि की, हाँ इसका IQ लेवल इतना है। तो ये आता है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, मतलब आंतरिक के अंतर्गत। ठीक। अब ऐसे इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है चिंतन। संज्ञानात्मक क्षेत्र में हमारा सेकंड पॉइंट आता है चिंतन शक्ति होती है। तो यही है कि कोई हमारे क्या है, हमारा IQ लेवल है, हमें बुद्धि है, तो हम क्या करेंगे, चिंतन होगी, हम चिंतन शक्ति होती है, मतलब हम चिंतन करते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो वो चिंतन भी हम इसी टाइप का करते हैं, इतना ही कर पाते हैं जो हमारे पूर्वज या जो हमारे जो पहले के लोग हैं उनकी आनुवंशिकता के अनुसार ही हम उतना ही चिंतन कर पाते हैं इसमें। ठीक। इसी तरीके से आता है हमारा संवेग, ये भी हमारा इसमें फिक्स्ड होता है। फिर आती हैं हमारी मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है। तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर जो आंतरिक के अंतर्गत आता है हमारा, वो सब क्या होती है, हमारी फिक्स जो होती हैं। ओके। नेक्स्ट हेडिंग आती है, इसमें यही है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत
हमारे ये पॉइंट्स हैं, और हमारे बाह्य क्षेत्र के अंदर, वातावरण के अंदर अगर हमारे ये पॉइंट्स आते हैं। ओके, अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है अधिगम का सूत्र, लेविन के क्षेत्र का अधिगम सूत्र, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो आपका अधिगम का सूत्र जो इम्पोर्टेंट है, इसके आगे इम्पोर्टेंट लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है B इजिकल टू एफ, फिर एरो में आएगा P मल्टीप्लाई E। तो F का मीनिंग क्या होता है, B का मीनिंग क्या होता है, PE का मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा आता है कि जो B होता है, B का मतलब होता है आपका व्यवहार, मतलब कि बिहेवियर। ओके, F का मतलब होता है आपका कारक, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फैक्टर। P का मतलब होता है हमारा व्यक्ति, मतलब पर्सन। और E का मतलब होता है हमारा वातावरण, मतलब इन्वायरमेंट। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, इनके साइन हैं। ठीक, किसके? जो हमारा अधिगम का सूत्र है उसके, अधिगम का जो हमारा लेविन का सूत्र है इसके। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है B इजिकल टू एफ P मल्टीप्लाई E। तो इस सूत्र का जो मीनिंग होता है, वो मीनिंग क्या होता है हम नोट करके लिखेंगे। इसमें हमें ये पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ ये भी आप नोट कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि BFPE इनको बोलते क्या हैं या ये होते क्या हैं। ठीक, आगे नोट करके लिखना, आप नोट करके लिखना कि व्यवहार मतलब बिहेवियर B। ठीक है, व्यक्ति मतलब पर्सन P, वातावरण मतलब एनवायरनमेंट मतलब E। ठीक है, का प्रतिफल है, मतलब कि जो बिहेवियर है आपका, जो आपका व्यवहार है वो व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल होता है। ओके, जिसको सांकेतिक रूप में हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। B मतलब व्यवहार, P मतलब व्यक्ति, E मतलब वातावरण, और F मतलब आपका फैक्टर मीन्स कारक। तो जो आपका B है, जो आपका व्यवहार है, वो व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल होता है। ठीक है, तो इस सूत्र का आपका ये मीनिंग है। ओके, आगे इसमें आपकी हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शैक्षिक महत्व व व्यवहारिक उपयोगिताएं। शैक्षिक महत्व व व्यवहारिक उपयोगिताएं किसकी? लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत की, कि वो शैक्षिक महत्व कैसे रखता है, कि शिक्षा में उसका क्या महत्व है और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, लेविन के क्षेत्र के सिद्धांत की। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य मुखी प्रक्रिया है। तो जो लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत है उसके अंतर्गत आपका आता है कि जो सीखना है वो सभी तरीके से एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। मतलब कि कोई भी चीज़ है जिसको हम सीख रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक तरह से क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। हमारा जो है वो लक्ष्य, हमारे लक्ष्य मुखी प्रक्रिया होती है। ओके, कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है, और ये जो होती है ये उद्देश्यपूर्ण होती है। ठीक, सेकंड हमारा आता है इसमें, सेकंड हमारा इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षक को शिक्षण अधिगम व्यवस्था के उचित नियोजन व्यवस्था तथा प्रतिबंधित में सहायता मिलती है। मतलब कि जो ये आपका सिद्धांत है, इस सिद्धांत की सहायता से, हेल्प से, जो आपके टीचर होते हैं उनको
शिक्षण मतलब टीचिंग अधिगम, मतलब टीचिंग लर्निंग करने में, व्यवस्था करने में, मतलब टीचिंग लर्निंग करने में या शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करने के लिए जो उचित नियोजन की व्यवस्था करनी होती है ना, या प्रबंधीकरण करना होता है, उसमें सहायता मिलती है इस सिद्धांत के माध्यम से। ठीक। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें और भी हैं, महत्वपूर्ण बातें। ये तो 2 ही पॉइंट्स थे और मैं ओरली बताती हूँ आपको ऐसी। जो आपका ये लेविन का सिद्धांत है, जो लेविन का सिद्धांत आता है, इसमें क्या होता है, लेविन के सिद्धांत के मुताबिक ये चीज़ें भी होती हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है, जो लाइफ होती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन स्थान में क्या होता है, उसकी ज़रूरतें, उसके उद्देश्य, उसके विश्वास, उसके विचार, भावनाओं, भौतिक परिवेश शामिल होते हैं। ठीक है। लेविन ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन स्थान में, उसकी कोई भी व्यक्ति है तो उसका जीवन है, उसका जीवन स्थान है, उसकी लाइफ है, उसमें क्या होता है, उसके उद्देश्य भी होते हैं, उसका विश्वास भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसका भौतिक परिवेश होता है, ये सारी चीज़ शामिल होती हैं। क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आपका ये भी आता है। ओके, लेविन के। और लेविन ने लेविन है, उन्होंने अपने सिद्धांत को बनाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया था, तो उन्होंने इस्तेमाल किया था, नोट करके लिखना आप, गणित का, ये एक गणितज्ञ भी थे, और भौतिकी का। ओके, तो लिखना कि लेविन ने अपने सिद्धांत को बनाने के लिए, क्वेश्चन आ जाएगा, लेविन ने अपने सिद्धांत जो बनाया था उसमें उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन में आ जाएगा रासायनिक का, भौतिक का, गणित का, सामाजिक का, किस चीज़ का किया था, तो उन्होंने गणित का और भौतिकी, इन दोनों का इन्होंने क्या किया था, इस्तेमाल किया था अपने सिद्धांत को बनाने में। ठीक है। का इसमें पॉइंट आता है, नोट करके यही सेकंड पॉइंट लिखना, इसमें नोट करके सेकंड पॉइंट लिखना कि जो आपका लेविन का जो सूत्र है, इसको सूत्र में, और जो लेविन का सूत्र है उसको लेविन का समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविन का समीकरण। ठीक है, कंफ्यूज मत होना एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन में आपका आ जाए कि लेविन का सूत्र, तो आपको याद है कि B=F_P×E है, और क्वेश्चन आ जाए लेविन का समीकरण, तो समीकरण और सूत्र दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो ये B=F_P×E, इसी को ही लेविन का समीकरण कहते हैं और इसी को ही लेविन का सूत्र, अधिगम का सूत्र कहते हैं। ठीक है, लेविन के क्षेत्र का सूत्र। एक और नोट करके लिखना पॉइंट कि लेविन का जो क्षेत्र का सिद्धांत था, उन्होंने इसको सामाजिक मनोविज्ञान में भी लाया था। मतलब जो इनका लेविन का जो क्षेत्र सिद्धांत था उसको सामाजिक मनोविज्ञान में लाया गया। कब या किसके ज़रिए लाया गया था? तो वो लाया गया था आपका समूह गतिशीलता सिद्धांत, कि लेविन ने समूह गतिशीलता सिद्धांत के ज़रिए अपने क्षेत्र सिद्धांत को किस में लाया था? इन्होंने लाया था सामाजिक मनोविज्ञान में। ठीक है, किसके ज़रिए? समूह गतिशीलता के सिद्धांत के ज़रिए। ठीक, तो यही है इसमें आपका, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें यही याद रखना है इसका, एक तो ये फॉर्मूला। ओके, और बाकी इसके तत्व ये इम्पोर्टेंट हैं चारों, और इसमें इनके नाम, किसके नाम कौन कौन से हैं, ये सारे सभी इसके नाम हैं, सभी नाम इसके पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, सारे इम्पोर्टेंट हैं। एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये, इसकी पुस्तक का नाम कौन सी पुस्तक है, फिर थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, और एक यही कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, तो कोड लेविन जो आपके लेविन है, इनके बारे में आपका यही है।
ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अपने सीटेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है 14 दिसंबर का, ऑल द बेस्ट उसके लिए। और ये सारे पॉइंट्स उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं आपके। ओके, और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।